हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हमने वीरा डैम इंस्पेक्टर की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्ट 5 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू मोहर्स थ्योरम स्लोप इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, मोहर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग स्लोप किसका रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, मोहर्स थ्योरम की। ठीक है, तो मोहर्स फर्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो अपनी क्या होती है, मोहर्स फर्स्ट थ्योरम। जो अपनी मोहर्स फर्स्ट थ्योरम, दो थ्योरम होती है, मोहर्स फर्स्ट थ्योरम एंड मोहर्स सेकंड थ्योरम। तो यहाँ पे बात हुई है स्लोप की, तो फर्स्ट थ्योरम से आता है, और डिफ्लेक्शन की बात होती है तो कहाँ से आता है, वो सेकंड थ्योरम से। तो मोहर्स की फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि कहीं पे भी डी थीटा चेंज इन स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एम अपॉन ई आई dx। ये क्या बोलता है, फर्स्ट थ्योरम से ये रिजल्ट निकल के आता है कि चेंज इन स्लोप फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एम अपॉन ई आई dx। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी थीटा बी ए दैट इज इक्वल टू थीटा बी माइनस थीटा ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एम अपॉन ई आई dx। ठीक है, ये क्या अपनी फर्स्ट थ्योरम है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चेंज इन स्लोप। जो स्लोप में चेंज हो रहा है कहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी जो चेंज इन स्लोप हो रहा है वो कितना, इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ, इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखने चाहें तो क्या हो जाएगा, जो अभी तक हमने देखा कि डी थीटा फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो चेंज इन स्लोप फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ए बी क्या हो जाएगा, अगर हम ई आई को यहाँ से कॉन्स्टेंट ले लें, ई आई अपना क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई आई इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज मोमेंट एम डी एक्स क्या हो जाएगा, एम क्या अपना मोमेंट है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन स्लोप, जो चेंज इन स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन स्लोप फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन स्लोप फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई ई आई क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू मोहर्स थ्योरम स्लोप इज द रेशियो ऑफ, तो स्लोप पूछ रहा है, स्लोप किसका रेशियो है, एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ई आई क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोहर्स फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से, मोहर्स फर्स्ट थ्योरम क्या देता है, चेंज इन स्लोप देता है फ्रॉम किसी भी दो पॉइंट के बीच में ए टू बी, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन ई आई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं चेंज इन स्लोप ए टू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम फ्रॉम ए टू बी। ई आई क्या अपना कांस्टेंट है पूरे बीम के लिए। ठीक है, जो भी सेक्शन उसके लिए ई आई कांस्टेंट। तो अगर हम ई आई को बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया अपना मोहर्स की फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, सेकंड थ्योरम में हम क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन। तो आपको याद रखना है ये होगी मोहर्स की फर्स्ट थ्योरम, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो आपको पता है यूपीपीएससी एई के लिए कोर्स लॉन्च किया है गेट एकेडमी ने, जो आपकी यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आई है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत समय के बाद आई है इतनी अच्छी वैकेंसी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इलेक्ट्रिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोर्स को
देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार यूपीपीएससी में जो 22+2 जो नए सब्जेक्ट्स, न्यू सब्जेक्ट्स टोटली क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं इसका कंटेंट मतलब ऐसा उनके लिए भी नया है जो पेपर बना रहे हैं, और हमारे लिए भी नया है जो पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी से थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। तो क्या है कि इन्होंने कोई ऐसा टॉपिक वाइज नहीं दिया, इन्होंने सब्जेक्ट दिया अभी, तो आप उन सब्जेक्ट्स को, कुछ सब्जेक्ट क्या है अपने ईएससी के हैं तो वहां से आप कंटेंट ले सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वहां से पढ़ के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव या प्लस एज मिलेगा। ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम दी हुई है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 300 mm विड्थ दी है एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ दिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिया है, कैरीज एन यूडीएल ऑफ 50 किलोमीटर पर मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द नॉमिनल शियर इन द बीम। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन क्या है आपके पास, क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे लोड कौन सा लगा हुआ है, लोड लगा कौन सा, यूडीएल, तो आप यहाँ पे यूडीएल लगा देंगे। ठीक है, यूडीएल कितना लगा हुआ है यहाँ पे, यूडीएल कितना है 50 किलोन्यूटन पर मीटर, 50 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे इसकी जो क्या दी हुई है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, तो बीम का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो बीम का क्रॉस सेक्शन कितना दिया है। ठीक है, तो बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, 300 mm विड्थ, 300 mm विड्थ। ठीक है, एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और टोटल लेंथ कितनी दी है बीम की, बीम की अगर लेंथ की बात करते हैं तो कितना है 4 मीटर, कितना है लेंथ कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये क्रॉस सेक्शन बीम का। ठीक है, और ये बीम सिंपली सपोर्टेड। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट दी नॉमिनल शियर, तो नॉमिनल शियर आपको पता होगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में बी कितना दिया हुआ है 300 mm दिया हुआ है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ मींस डी दिया हुआ है, स्मॉल डी कितना दिया है 500 mm। अगर यहाँ आपको क्या दिया होता, टोटल डी डेप्थ दिया होता, आपको नॉमिनल कवर माइनस करके क्या निकालना पड़ता, इफेक्टिव डेप्थ, बट यहाँ पे क्या दिया है उसने, डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ दिया। ठीक है, तो आपका जो नॉमिनल शियर हो जाता है, नॉमिनल शियर क्या होता है, वी वाई ए, एरिया ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या है मैक्सिमम शियर फोर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बीम, अगर आप इसको ए ले लें और बी एंड, ठीक है, तो बीम में देखेंगे सिंपली सपोर्टेड में, तो यहाँ पे जो अपना वी होगा, वी होगा मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स। तो सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आएगा, सपोर्ट कितना आएगा WL/2, यहाँ पे कितना आएगा WL/2, वही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर फोर्स, तो WL/2, तो W की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, लेंथ कितना है 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 आएगा, 100 क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, 100 किस में आएगा किलो न्यूटन में, किस में आएगा 100 किलो न्यूटन में। ठीक है, अब आपको क्या देखना है यहाँ से, इसके बाद आपका क्या आ गया शियर फोर्स V आ गया, एरिया क्या है 300 बाई 500 mm, आंसर किस में आना है मेगा पास्कल, मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू V अपॉन A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V की वैल्यू कितनी 100 किलो न्यूटन, इसको चेंज कर दो न्यूटन में 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 500। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 100 ये कैंसिल हो गया, ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो कितना आ जाएगा 10/15, तो 10/15 की वैल्यू क्या आएगी 10/15, दैट इज 0.67, क्या हो जाएगा 0.67 मेगा पास्कल। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, ये बी आंसर हो जाएगा 0.67 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पे याद रखना है, दो चीजें याद रखनी थी, पहला उन्होंने इफेक्टिव डेप्थ दिया है यानी स्मॉल डी दिया हुआ तो वही लेना आपको, अगर उसने टोटल डेप्थ दी होती तो आपको जो अपना उसका इफेक्टिव वो माइनस करना पड़ता। ठीक है, नॉमिनल कवर इफेक्टिव कवर माइनस करके इफेक्टिव डेप्थ आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डी दिया तो ये याद रखना, उसके बाद आपको मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो सपोर्ट है वहीं पे आएगी WL/2, तो वो यूज करना है, उससे आपका क्या आ जाएगा नॉमिनल शियर
इन दी बीम आ जाएगी, जिसका आंसर क्या है यहाँ पे, जिसका आंसर आ रहा है आपका आंसर बी, दैट इज 0.67 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने क्या है मेथड है किसके, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, हम बात करते हैं डिटर्मिनेट की। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके मेथड कौन कौन से हैं, एनालिसिस के मेथड कौन कौन से, डिटर्मिनेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि डिटर्मिनेट है, तो डिटर्मिनेट में क्या आएगा अपना, जो इक्विलिब्रियम बेस्ड मेथड है वो आएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बेस्ड मेथड। पहला क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेस्ड मेथड, पहला क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम बेस्ड मेथड, डिटर्मिनेट है इसलिए। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या आता है अपना, डिफ्लेक्शन मेथड होते हैं। क्या है, डिफ्लेक्शन मेथड। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से होते हैं, इक्विलिब्रियम में कौन कौन से हो गए, आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा आपने क्या पढ़ा, फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा आपने पढ़ा है मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ा ट्रेस में। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन हो जाएगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट आपने पढ़ा है। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स आपने पढ़ा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक आपने क्या पढ़ा होगा ट्रस में ही पढ़ा, क्या, ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड। तो ये क्या हो जाएंगे आपके इक्विलिब्रियम बेस्ड। ठीक है, डिफ्लेक्शन में बात करते हैं, डिफ्लेक्शन मेथड कौन कौन से होंगे, डिटर्मिनेट बीम की बात चल रही। ठीक है, तो क्या होता है, एक कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, पहला क्या होता है, कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो मैकॉले मेथड होता है। कौन सा होता है, मैकॉलेज मेथड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकॉले के बाद क्या होता है अपने पास, मोमेंट एरिया मेथड। क्या होता है, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, अपने पास डिफ्लेक्शन मेथड कौन कौन से, किसके लिए, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, कॉन्जुगेट बीम मेथड है। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मैकॉले मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है। इसके अलावा एक तीसरा होता है अपने पास एनर्जी मेथड। क्या होते हैं अपने पास, थर्ड क्या होते हैं अपने पास, एनर्जी मेथड होते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, तो मेथड इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड आएगा। दूसरा क्या आता है इसमें, एक होता है यूनिट लोड मेथड। क्या होता है, यूनिट लोड मेथड होता है। एक होता है कैस्टिग्लानो। कौन सा होता है, कैस्टिग्लानो। ठीक है, कैस्टिग्लानो, कि कैस्टिग्लानो की कौन सी थ्योरम लगती है यहाँ पे, फर्स्ट थ्योरम लगती है, याद रखना कौन सी, फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ये क्या हो गया अपने पास, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में बात करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम लगेंगे पता है, डिफ्लेक्शन में याद रखना है कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, मैकॉले मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, एनर्जी में स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड। ठीक है, यूनिट लोड मेथड के अलावा कैस्टिग्लानो की फर्स्ट थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इनडिटर्मिनेट की। ये हो गया डिटर्मिनेट। अब बात करते हैं किसकी, इनडिटर्मिनेट की। तो इनडिटर्मिनेट में हम बात करते हैं कौन कौन से अपने पास एनालिसिस के मेथड है। तो इनडिटर्मिनेट की जब हम बात करेंगे तो इसमें अपना क्या है, पहला क्या है, फोर्स मेथड है। क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन था, इसमें क्या है, फोर्स मेथड है। ठीक है, फोर्स मेथड में आप देखेंगे तो फोर्स मेथड में डिफरेंट मेथड इस वजह से, उसमें डिफ्लेक्शन में थे। ठीक है, इसमें क्या है, फोर्स मेथड। पहला क्या है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा मेथड क्या अपने पास, थ्री मूवमेंट इक्वेशन, थ्री मूवमेंट, थ्री मूवमेंट इक्वेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा मेथड कौन सा है, कॉलम एनालॉजी, कॉलम एनालॉजी मेथड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉलम एनालॉजी के अलावा क्या है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। कौन सा है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, ये कौन से, फोर्स मेथड है। ठीक है, तो ये अपने क्या क्या हो गए, फर्स्ट हो गए। ठीक, किसके लिए, इनडिटर्मिनेट के लिए। दूसरे मेथड अगर हम बात करते हैं जो अपने क्या है, दूसरे मेथड है। ठीक है, दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे तो अपने जो दूसरा मेथड जो होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से होते हैं,
दूसरा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड की। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर आप देखेंगे तो पहला होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। तीसरी बात करेंगे तो क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, सॉरी क्या हो गया, हाँ इसके अलावा क्या होता है, इसका मैट्रिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड में आपको पता होगा कौन कौन सा होता है, स्टिफनेस एंड कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट में कौन सा होता है, जो अपना एनर्जी मेथड होता है उसमें कौन कौन सा होगा, अपना स्ट्रेन एनर्जी हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा कैस्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम यूज हो रही थी किसमें, डिटर्मिनेट में। इनडिटर्मिनेट में कौन सी होगी, सेकंड थ्योरम, ठीक है। यूनिट लोड मेथड भी होगा। और कुछ आपने पढ़ा होगा जो पोर्टल बीम होती है, ठीक है, पोर्टल में आपने लगाया होगा कौन कौन सा मेथड, वो भी क्या होते हैं, पोर्टल फ्रेम कौन से होते हैं, इनडिटर्मिनेट ही होते हैं। क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट। उन इनडिटर्मिनेट में आपने कुछ मेथड लगाए होंगे, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट होते हैं। कौन कौन से लगाए हैं आपने, पोर्टल में पोर्टल मेथड लगाया है, कैंटिलीवर मेथड भी लगाया आपने, और कानीज मेथड लगाया। तो ये किसके हैं, इनडिटर्मिनेट के, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पोर्टल, ठीक है, मेथड हो गया अपना कैंटिलीवर, कैंटिलीवर, और एक कौन सा हो गया अपना कानीज मेथड। ये किसके हैं, सब इनडिटर्मिनेट के, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में कौन सा सुटेबल नहीं है, कॉन्जुगेट बीम मेथड है, ठीक है, कैस्टिग्लियानो मेथड है, लोड मेथड है, इसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसका है, आप ये देख पा रहे होंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये है, इसके लिए इनडिटर्मिनेट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इतना थोड़ा डिटेल में पढ़े क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डिफरेंट जेईई एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है और हमको याद नहीं होता, इसलिए कि याद करने का तरीका है, आप इसको याद करते हैं। चलिए फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो आगे मूव करने के पहले आपको पता है आरआरबी जेईई का बैच चल ही रहा है। तो सीबीटी 2 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी में 499 का पूरा बैच अवेलेबल है फॉर दी सीबीटी 2। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट दी गेट एकेडमी ऐप एंड बाई सीइंग दी फ्री कंटेंट आप डिसाइड करें। और आपको क्योंकि टाइम बहुत कम बचा, अगर आपको परचेज करना है तो आप जाएं, परचेज करें और अपनी तैयारी को प्लस पॉइंट दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गेट एकेडमी 2026 का गेट का कोर्स अवेलेबल है आपको 2222 का, ठीक है। 2027 का 4444 का है, 2028 का 6666 का है, ठीक है। तो अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स लाइक 2026, 2027 एंड 2028, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एज पर कॉन्जुगेट बीम मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन वीव इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्जुगेट बीम मेथड की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट बीम होती क्या है। तो कॉन्जुगेट बीम क्या होती है कि जो कॉन्जुगेट बीम एक फिक्टिटियस बीम होती है, ठीक है, जो हम बनाते हैं, ठीक है, कोई वो रियल बीम नहीं होती। उस कॉन्जुगेट बीम की जो लेंथ होती है इक्वल टू रियल बीम के बराबर होती है, ठीक है। बट उसमें लोडिंग जो होती है, लोडिंग क्या होती है, लोडिंग इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इन रियल बीम, एक्चुअल बीम में बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं किसकी, जो अपनी कॉन्जुगेट बीम है, क्या है, कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम क्या है, कॉन्जुगेट बीम क्या है, एक फिक्टिटियस बीम है, क्या है, फिक्टिटियस, ठीक है, जिसकी की लेंथ कितनी है, लेंथ सेम एज एक्चुअल बीम, लेंथ क्या है, सेम एज एक्चुअल बीम, सेम, ठीक है, एक्चुअल बीम के सेम रहेगी। बट जो लोडिंग होगी, लोडिंग क्या होगी, लोडिंग इक्वल टू मूवमेंट किसमें, रियल बीम में अपॉन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ रियल बीम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसका लोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट रियल बीम से हम बनाते हैं कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम बनाने के बाद फिर हम उसमें क्या निकालते हैं, अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन रियल बीम फ्रॉम दी कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कॉन्जुगेट बीम क्या होती है, एक हम बीम बनाते हैं जो कि इमेजिनरी है, फिक्टिटियस है, जिसकी की लेंथ क्या होती है, रियल बीम के बराबर होती है, एंड लोडिंग उसमें क्या होती है, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट इन रियल बीम अपॉन अपॉन दी क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अगर आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी कई बार आया, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें। तो आप देखेंगे कि जो रियल बीम है उसको कॉन्जुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो अगर रियल बीम में क्या है, पिन सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, तो अपना कॉन्जुगेट में भी क्या हो जाएगा, रोलर या
पिन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो, लेकिन क्या है यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट 0, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, अभी हम केवल सपोर्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, फ्री एंड हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड एंड क्या हो जाएगा, फ्री एंड हो जाएगा। तो इसी में याद रखना, फ्री एंड क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कहीं पे इंटीरियर मतलब कि कंटिन्यूअस बीम के बीच में कहीं पे पिन सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल हिंज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल हिंज में। सेम तरीके से अगर रियल बीम में कहीं पे इंटरनल हिंज है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीरियर रोलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीरियर रोलर में। तो आपको याद रखना है, 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, कि अगर रोलर या पिन है तो सेम रहेगा, रोलर या पिन ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर फिक्स्ड है तो फ्री में हो जाएगा, अगर रियल बीम में फ्री है तो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटीरियर कहीं पे क्या लगा हुआ, कंटिन्यूअस बीम में रोलर लगा हुआ या पिन लगा हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीरियर इंटरनल हिंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर इंटरनल हिंज है रियल बीम में तो कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाएगा, रोलर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास मान लो कोई रियल बीम है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड किस में कन्वर्ट होगा, फ्री में। इधर क्या है, फ्री एंड है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट हो गया। सेम तरीके से यहाँ क्या है, हिंज है, यहाँ पे क्या है, रोलर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फिंज एंड रोलर रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या, एक एक एंड देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है तो क्या हो गया, फ्री हो गया। यहाँ पे क्या, इंटरनल हिंज, तो किसमें कन्वर्ट होगा, रोलर में, ठीक है, रोलर पे कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रोलर है कहाँ पे, कंटिन्यूअस में, बीच में है कहीं पे, तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल हिंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो फ्री किस में कन्वर्ट हो गया, फिक्स्ड में। किस में कन्वर्ट हो गया, फिक्स्ड में। सेम तरीके से आप यहाँ देखेंगे, क्या है, फ्री है तो किसमें हो गया, फिक्स्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस हिंज है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल हिंज में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रोलर, तो क्या रहेगा, सेम रोलर रहेगा, ठीक है। सेम तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये सेम है, और ये दोनों कंटिन्यूअस क्या है, रोलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल हिंज आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी है, ये फिक्स्ड है तो फ्री हो गया, ये इंटरनल हिंज है तो ये रोलर रोलर हो गए, ठीक है, और ये क्या है, सेम रोलर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो रियल बीम का सपोर्ट है वो कॉन्जुगेट बीम में किसमें कन्वर्ट होगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, हमने देखा कॉन्जुगेट बीम क्या होती है। तो अगर एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्जुगेट बीम का, तो जैसे मान लो कि अपने पास ये कोई बीम है, जैसे आपने अभी देखा, ठीक है, ये बीम क्या है, यहाँ पे बीम मान लो कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा, कौन सा, पी लोड लग रहा, ठीक है। और अगर हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ मान लो इसकी क्या है, एल है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, ये पॉइंट अपना ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी, ये क्या अपनी रियल बीम है, ये क्या अपनी रियल है। तो इसकी अगर हम कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो आपको पता है इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम क्या होगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंट, यहाँ पे आएगा एम, मोमेंट की कोई वैल्यू अपॉन ई आई, ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम से क्या मिलता है, हमें लोडिंग मिलती है। तो जो अपनी कॉन्जुगेट बीम होगी, तो याद रखना कॉन्जुगेट बीम में क्या होगी, 2 चीजें याद रखना अपने को। सबसे पहले सपोर्ट, सपोर्ट यहाँ पे फ्री है तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा, फ्री। तो कैसे हो जाएगी बीम, ये अपनी बीम कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड, ये क्या हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद लोडिंग की बात करेंगे तो लोडिंग कैसी हो जाएगी, लोडिंग कुछ एम अपॉन ई आई डायग्राम जैसी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी कुछ ऐसी लोडिंग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट अपना ए, ये पॉइंट अपना बी, ठीक है। अब बात आती है मेन, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके बाद हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, स्लोप, किसी पॉइंट पे स्लोप, मान लो हम बात करते हैं स्लोप एट ए, स्लोप एट ए किसमें, कहाँ पे निकालना है, इन रियल बीम, इन रियल बीम, कहाँ पे निकालना, रियल बीम पे। तो क्या हो जाएगा, स्लोप एट ए इन रियल बीम क्या हो जाएगा, जो भी क्या होगा, शियर, शियर एट ए इन कॉन्जुगेट बीम, क्या हो जाएगा, शियर, शियर एट ए इन कॉन्जुगेट बीम। कहने का मतलब कि जब हम क्या निकालेंगे, स्लोप, क्या निकालना, स्लोप इन रियल बीम, तो क्या आएगा, शियर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम। अगर हम बात करेंगे किसका, इसके बाद डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, सेम किसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन एट ए किसमें, रियल बीम में, इन रियल बीम, क्या हो जाएगा,
मूवमेंट मूवमेंट एट ए, मूवमेंट एट ए कहां पे, इन कॉन्जुगेट बीम, इन कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक तरह से हमने ओवरव्यू ले लिया किसका, कॉन्जुगेट बीम मेथड का। अगर क्वेश्चन आते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिल जाएगा कॉन्जुगेट बीम की लेंथ क्या होती है, तो सेम एज रियल बीम होती है। लोडिंग क्या होता है, M/EI होता है। ठीक है, उसके अलावा आगे हमने देखा कि जो सपोर्ट है वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फ्री हो गया, फ्री फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इंटरनल हिंज क्या होगा, रोलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कंटिन्यूअस रोलर या हिंज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल हिंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो रियल बीम थी उसको हमने कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जो स्लोप होगा किसी पॉइंट पे वो क्या होगा, उसी सेम पॉइंट पे शियर निकालेंगे कहां पे, कॉन्जुगेट बीम पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। उसके बाद डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो जो मूवमेंट निकालेंगे उसी पॉइंट पे कहां पे, कॉन्जुगेट बीम पे, तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पे कहां पे, रियल बीम पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा, एज पर कॉन्जुगेट बीम मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन इन बीम, ये पॉइंट पूछा। डिफ्लेक्शन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपको पता है RRB जेई SSC जेई का कोर्स भी है गेट एकेडमी के पास। डिफरेंट कोर्सेस है, CRT का है 777 पे, ऑल स्टेट AEJE, किसी भी स्टेट का AEJE की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं उसका भी कोर्स अवेलेबल है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन भी है। ठीक है, ESC का नॉन टेक भी है। ठीक है, और गेट एक्सटेंशन का भी है। ठीक है, UPPSC यही प्री प्लस मेंस ये जो अभी चल रहा है 1111 पे है। ठीक है ना, उसके अलावा आपके पास गेट सब्जेक्ट वाइज में है और कॉम्बो भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करें और उसको देखते हुए अपना क्या प्लान बनाएं, और जरूर से जरूर अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो उसको देखें और अपने हिसाब से उसको इनरोल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ बीन AB ऑफ स्पैन L फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, ओके, इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ W किलोन्यूटन एट इट्स मिड स्पैन, ओके, व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए। चलिए एक बार हम फिक्स्ड एंड मोमेंट सभी का देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है इसके आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे पूछा उसने क्या लगाया कि सेंट्रल लोड लगाया W का, हो सकता है UDL का पूछ ले, हो सकता है UVL का पूछ ले। UVL में दो केस होते हैं। ठीक है, एक जीरो से मैक्सिमम, एक होता है जीरो से मैक्सिमम फिर जीरो होता है। ठीक है, इसके अलावा वो पूछ सकता है क्या, डेल्टा डिफ्लेक्शन होने के बाद बीम में क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे केस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि क्या अपने दोनों एंड क्या है, बीम के क्या है, दोनों एंड क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, तभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोडिंग क्या दिया है, मान लो लोडिंग लग रही है सेंटर पे, कितनी लग रही है, W। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक L/2। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई अपनी, L/2 हो गई। तो इस केस में जो अपना क्या लगता है, इस केस में अपने को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे लगेगा, ये होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट और ये होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो इस केस में जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है, तो क्या होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे, ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे जो होता है WL/8, कितना होता है WL/8, इधर कितना होता है WL/8। ठीक है, आपको साइन याद रखना, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है एंड पे क्या होगा, ये एंड है, ये बी एंड है, तो एंड पे क्या होगा -WL/8। ठीक है, बी एंड पे क्या होगा +WL/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या क्या केस हो गया कि कहां पे लग रहा, सेंटर पे लग रहा, जो क्वेश्चन पे पूछा। ठीक है, सेकंड अगर हम देखते हैं कि अपने पास फिक्स्ड एंड बीम है कोई। ठीक है, फिक्स्ड एंड बीम है, ये अपनी फिक्स्ड एंड बीम हो गई, ये फिक्स्ड एंड बीम है। अब इस फिक्स्ड एंड बीम पे लोडिंग कैसी लग रही है, UDL लोडिंग कैसी लग रही है, यहाँ पे पूरी लोडिंग लग रही है अपनी UDL W किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है इसकी L, स्पैन कितना है इसका L मान लो। ठीक है, ये पॉइंट अपना A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब अगर हम इस पे बात करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा, तो इस पे A पॉइंट पे मोमेंट और ये B पॉइंट पे, तो कितना होता है WL² बाई
12, WL²/12। यहाँ पे भी कितना होगा, WL²/12। ठीक है, तो ये पहला केस क्या था, सेंटर पे लग रहा था, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ये यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन, याद रखना यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन के लिए क्या होगा, WL²/12। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस मान लो कि कोई भी अभी कहाँ पे सेंटर पे लग रहा था, पॉइंट लोड। ठीक है, अब हम मानते हैं कि अगला केस है कि सेंटर पे ना लग के कहीं और लग रहा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अपने पास ये बीम है। ठीक है, ये एंड है, ये बी एंड है। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, लोड कहीं पे ये लग रहा, पॉइंट लोड ये यहाँ पे लग रहा है W। ठीक है, लेंथ यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ए से एंड से ए डिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है, डिस्टेंस बी एंड से कितनी है, स्मॉल बी हमने ले लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे मूवमेंट लगेगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा जिस एंड के पास होगा वहां पे मूवमेंट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट और यहाँ पे मूवमेंट, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ पे क्या हो गया, आपको याद रखना है कि जिस एंड से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस एंड से आप निकाल रहे हैं उसको आप एज इट इज रखेंगे, और जो दूसरे एंड से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WA/B²/L²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA²B/L²। ठीक है, तो आपको इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जिस एंड से आप निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस एज इट इज रहेगी, पावर 1 रहेगी, और जो दूसरी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ ये डिस्टेंस की पावर 1 तो b की पावर 1, a का स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अपने कितने हो गए, 3 केस हो गए। ठीक है, आपको सारे केस लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। अगला केस क्या हो सकता है कि अगला केस अपने पास हो सकता है कि अपनी कोई फिक्स्ड बीम है, ये कोई फिक्स्ड बीम है। ठीक है, इस बीम पे क्या लग रहा है, अपना यूवीएल क्या लग रहा है, ये पॉइंट अपना ए हो गया, ये पॉइंट अपना बी हो गया। इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी है, एल है, स्पैन क्या है, एल है। यहाँ पे लोडिंग कैसी लग रही है, लोडिंग लग रही मान लो यूवीएल कुछ ऐसा लग रहा है, यूवीएल कुछ ऐसा। ऐसा का मतलब कि एक एंड में 0 है, एक तरफ मैक्सिमम है। ये क्या अपना कोई, ठीक है, यहाँ पे कितना लग रहा है, मैक्सिमम W kN/मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, 0 लोड है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या आएगा, कम आएगा, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा और यहाँ पे मूवमेंट होगा, आपको डायरेक्शन भी याद रखना। तो यहाँ पे कितना, WL²/30 होता है, यहाँ पे कितना होता है, WL²/20। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या है, कम है, ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया, यूवीएल 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी कर रहा है, एंड से एंड पे। तो क्या हो जाएगा, WL²/30, WL²/20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है कि यूवीएल ही लग रहा है, ये अपनी क्या हो जाएगी, एक फिक्स्ड बीम हो गई। ठीक है, इस बीम पे ये अपना पॉइंट ए हो गया एंड, ये पॉइंट हो गया बी एंड हो गया। ठीक है, इस पे यूवीएल कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एंड पे, दोनों एंड पे 0 है, और यहाँ पे सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम है, मिड स्पैन पे क्या है अपना मैक्सिमम है। तो ये क्या हो गया अपना कोई यूवीएल हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना, सेंटर पे W kN/मीटर है। इसकी स्पैन कितना है, हमने ले लिया लेंथ L है, स्पैन लेंथ L है। तो इस केस में आपको याद रखना है दोनों तरफ क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो फिक्स्ड मूवमेंट हो जाएगा सेम हो जाएगा। कितना होता है, 5/96, 5/96 WL²। क्या हो जाएगा, 5/96 WL²। ठीक है, तो ये अपने कितने केस हो गए, ये अपने केस हो गए कितने, 5 केस। एक केस और देख लेते हैं जो कि कई बार पूछा जा चुका है। उस केस में हमें क्या याद रखना है, कोई मान लो अपनी फिक्स्ड बीम है, ये अपनी फिक्स्ड बीम है। ये बीम क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, डिफ्लेक्ट बाई सम वैल्यू डेल्टा। डेल्टा से क्या हो गई, ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वैल्यू डिफ्लेक्शन कितना हो गया, यहाँ पे मान लो ये डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा, ये डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा। इसका स्पैन क्या है, सेम मान लीजिए स्पैन इसका एल है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा, ये पॉइंट एंड क्या अपना ए, ये एंड क्या अपना बी। तो इस केस में जहां पे डिफ्लेक्शन होता है वहां पे जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 6EI डेल्टा/L²। और यहाँ पे भी जो मूवमेंट होता है इसकी डायरेक्शन क्या ये रहेगी, और क्या होता है 6EI डेल्टा/L²। ठीक है, तो आपको इतने केसेस याद रखने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला केस क्या है कि एक अपनी फिक्स्ड बीम है जिसके कि सेंटर पे लोड लग रहा है मिड स्पैन पे। तो फिक्स्ड मूवमेंट क्या हो जाएगा, WL/8, WL/8। ठीक है, आपको डायरेक्शन याद रखनी है, ए पे क्या होगा, -WL/8,
बी पे क्या होगा प्लस WL/8, ठीक है। सेकंड केस क्या है, अगर अपने पास क्या लग रहा है UDL लग रहा है, ठीक है, तो WL²/12 एंड WL²/12। थर्ड केस क्या है कि जो अपना पॉइंट लोड है वो मिड पे न लग के किसी दूसरे जगह पे लग रहा है, तो ए से ए डिस्टेंस है, बी पे स्मॉल बी डिस्टेंस है, तो आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस जिस तरफ से दी है उसकी पावर 1 और दूसरी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो WAB²/L², यहाँ पे क्या हो जाएगा WA²B/L²। चौथा केस क्या है कि यूवीएल लग रहा है, यूवीएल वेरी कैसा कर रहा है, एक एंड पे 0 है, दूसरे एंड पे मैक्सिमम है, तो क्या हो जाएगा जहां पे 0 है वहां पे कम होगा तो WL²/30, और जहां पे मैक्सिमम है वहां पे क्या होगा ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा WL²/20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि दोनों एंड पे क्या है 0 है, यूवीएल लग रहा है, दोनों एंड पे उसकी वैल्यू क्या है 0 है, और बीच में क्या है सेंटर पे मिड पे मैक्सिमम है, तो क्या हो जाएगा 5/96 WL², 5/96 WL², ठीक है। लास्ट केस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है, अगर कोई बीम है वो क्या एक एंड उसका क्या होगा डिफ्लेक्ट हो गया डेल्टा से, तो जो मूवमेंट आएगा वो 6CI डेल्टा/L² होगा, एट बोथ दी एंड डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इसमें अगर आप बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट याद ही रखने हैं, तो ये पहला अभी आपसे पूछा ही गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना है, और इसके अलावा ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, पहला केस पूछा है, क्या पूछा, सब्जेक्टेड टू ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ मैग्नीट्यूड W किलोन्यूटन एट इट्स मिड स्पैन, तो पहला पूछा, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा WL/8, क्या हो जाएगा WL/8, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा, ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आपको पता है गेट एकेडमी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है फॉर द गेट, तो गेट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा समय अभी नहीं बचा, और आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज भी है, ठीक है, एडवांस लेवल बेसिक लेवल दोनों है, फिर मल्टीपल सब्जेक्ट दैट इज कंबाइंड सब्जेक्ट की है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है 100, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फुल लेंथ टेस्ट है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, गेट लेवल का टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द फॉर एंड ऑफ बीम इज फिक्स्ड द स्टिफनेस ऑफ बीम विथ यूजुअल नोटेशंस इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, स्टिफनेस की बात कर रहा है। तो स्टिफनेस होता क्या है, अगर हम बात करते हैं स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं स्टिफनेस होता है फोर्स और मूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, फोर्स और मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, या तो रोटेशन हो सकता है या फिर डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी बीम पे अगर मैं बात करूं कि कहने का बात किसकी चल रही है, बात स्टिफनेस की। स्टिफनेस क्या होता है, इसको एक लाइन में याद रखना है, क्या होता है फोर्स और मोमेंट, क्या होता है फोर्स और मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या हो जाए, रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन दोनों आ जाएगा, रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो रोटेशन या फिर डिफ्लेक्शन, तो रोटेशन और डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्टिफनेस क्या होगा कि कितना फोर्स या मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अगर रोटेशन की बात करेंगे तो मूवमेंट, अगर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा स्टिफनेस हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, दो केस देख लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो पहला केस है, पहला केस क्या है कि अपना जो फार एंड है वो क्या है हिंज है या फिर रोलर है, मान लेते हैं कि अपना जो फार एंड है यहाँ पे रोलर है, ठीक है, या हिंज है, ठीक है। तो अपना जो फार एंड है वो क्या है ए, ये बी, तो इसमें क्या होता है जो अपना स्टिफनेस होता है के होता है 3EI/L, ये क्या अपनी लेंथ L है। सेकेंड केस की बात करते हैं, अगर अपना फार एंड क्या फिक्स्ड है, अगर फार एंड क्या अपना फिक्स्ड है, तो अगर फार एंड फिक्स्ड है, ठीक है, लेंथ यहाँ पे भी सेम L है, तो जो इसका क्या होता है, इसका स्टिफनेस होता है के, वो क्या होता है 4EI/L, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ द फार एंड ऑफ बीम इज फिक्स्ड की बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4EI/L। तो आपको दो चीजें याद रखनी, अगर फार एंड क्या है हिंज या रोलर है तो क्या हो जाएगा 3EI/L हो जाएगा, ठीक है, और अगर फार एंड फिक्स्ड है तो 4EI/L होगा। आपको याद होगा कि जैसे मान लो ये कोई
स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या सी जंक्शन है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये सी जंक्शन ए बी सी एंड डी ये जंक्शन, तो यहाँ पे स्टिफनेस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, स्टिफनेस एट जंक्शन पे क्या हो जाएगा, स्टिफनेस ऑफ ए सी प्लस स्टिफनेस ऑफ सी डी प्लस स्टिफनेस ऑफ बी सी, ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो हम फिर कैसे निकालते हैं, फिर टोटल स्टिफनेस निकालते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे केवल कि अगर फार एंड फिक्स्ड है तो 4EI/L, अगर फार एंड क्या है, हिंज या रोलर है तो 3EI/L। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द बेसिक अननोन्स आर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, जो अपने मैट्रिक्स मेथड है उसमें दो मेथड अपने कौन कौन से हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और एक स्टिफनेस मेथड, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स मेथड भी बोलते हैं, और स्टिफनेस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो जो अपना फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में है वो क्या होते हैं, फोर्सेस अननोन होते हैं, फोर्सेस अननोन होते हैं, और स्टिफनेस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अननोन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडंडेंट फोर्सेस क्या हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर मोमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अननोन किसमें, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, और स्टिफनेस में क्या हो जाएगा, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, अननोन हो जाएगा, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन या डिस्प्लेसमेंट में दोनों आते हैं। अभी जैसे हमने बात की, या तो ट्रांसलेशन या फिर रोटेशन, ठीक है। अगर मैट्रिक्स टाइप की बात करेंगे तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है, और स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स, बोथ और इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्या होती है, बोथ और इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहां से क्या आ जाएगा अपना, फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस मैट्रिक्स, आपको याद रखना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है, कौन, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है ना। उसके अलावा क्या, ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर विथ फ्यूअर रिडंडेंसीज, ठीक है ना, मतलब फोर्स बेस्ड सिस्टम है तो किस पे बात करेगा, ये फ्यूअर रिडंडेंसीज, ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए क्या है, विथ फ्यूअर ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब अननोन, आपको याद रखना, इसमें अननोन क्या है, फोर्स है, इसमें अननोन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे क्या अननोन फोर्सेस कम तो इसको अननोन डिस्प्लेसमेंट कम तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं, और स्टिफनेस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैट्रिक्स साइज की बात करते हैं, तो साइज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल टू दी नंबर ऑफ रिडंडेंट, जितने नंबर ऑफ रिडंडेंट वही क्या हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा। बट अगर स्टिफनेस मैट्रिक्स की साइज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होगी वही क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, फोर्स बेस्ड है, ठीक है, स्टिफनेस को डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, ठीक है ना, मैट्रिक्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तीसरा क्या याद रखना कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करता है, और स्टिफनेस मैट्रिक्स किस पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करता है, ठीक है। और साइज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आपको पता है कि नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस जो है उस पर वो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। स्टिफनेस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जितने हैं वो क्या हो जाएगा, उसका मैट्रिक्स साइज हो जाएगा, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, इन द स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द बेसिक अननोन्स आर। तो अगर अभी आपने देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी में फोर्स था और इसमें स्टिफनेस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। चलिए ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसके पहले आपको पता है कि गेट एकेडमी की गेट सिविल PYQ ई बुक अवेलेबल है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये गूगल ई बुक में आप जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ये परचेज कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि PYQ और सारे PYQ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप PYQ लगाना चाहते हैं और अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वहां पे गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर ई बुक में जाके गूगल ई बुक में जाके आप परचेज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप केवल गेट की जनरल एप्टीट्यूड बुक भी लेना चाहते हैं जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना, वर्बल एंड एप्टीट्यूड सारी चीजें अवेलेबल है, तो वो भी आप जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल ई बुक से। यहाँ पे प्राइस कितना इसका 2 रुपीज है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग CVT 2 जो कि RRB का आने वाला है,
तो आरआरबी जेई के लिए, सीबीटी 2 के लिए आरआरबी जेई की नेविगेटर ई बुक अवेलेबल है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और गूगल ई बुक में भी ये अवेलेबल है, जिसका प्राइस है ओनली 333 रुपीज़। ठीक है, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं बुक को और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप आरआरबी जेई के लिए लगातार लगे रहें, और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है इसमें आरआरबी जेई के लिए भी ये यूजफुल है, तो आप क्वेश्चन लगाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड द स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस आर डैश टू ऑफ ईच अदर। अभी हमने डिस्कस किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्टिफनेस मेथड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इस पर डिस्कशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, अभी हमने डिस्कशन क्या कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्या है, द मुलर-ब्रुसलाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर ओनली व्हेन मटेरियल ओवेज। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ नहीं, बॉयल्स लॉ नहीं, हुक्स लॉ बिल्कुल सही बात है, चार्ल्स लॉ बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप बात करते हैं कि मुलर-ब्रुसलाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिहेव करना चाहिए कैसा, स्ट्रक्चर बिहेव्स शुड बिहेव लाइक इलास्टिक बिहेव करना चाहिए। तो इलास्टिक बिहेव करने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, उसे क्या फॉलो करेगा, हुक्स लॉ। तो इलास्टिक से क्या होगा, इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका मटेरियल है या जो भी आपका स्ट्रक्चर है, तो उसका जो क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहां से इसका मतलब अगर हम बोलेंगे तो उसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, यही होता है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब यही होता है। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जो अपना रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, फोर लोड एंड डिस्प्लेसमेंट, जो रिलेशन बिटवीन जो अपना लोड एंड डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, अपना हमेशा क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा लीनियर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या ओबे करेगा, अपना हुक्स लॉ। ठीक है, अगर किसी को पता भी नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, स्टोक्स लॉ क्या है। ठीक है, और बॉयल्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल पे पढ़ा होगा। ये किस पे बेस्ड है, मोशन ऑफ क्या, स्मॉल पार्टिकल इन फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड स्मॉल पार्टिकल का फ्लूइड में मोशन कौन बताता है, स्टोक्स लॉ बताता है, ये आपको पता। ठीक है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, जब आपने गैस थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ हमें क्या देता है, जब हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम किस में रिलेशन देते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम में, प्रेशर एंड वॉल्यूम में ये रिलेशन देता है, जबकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या देता है, चार्ल्स लॉ कहां पर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो टी और वी में रिलेशन देता है, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो किस में रिलेशन आ जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वी एंड टी में रिलेशन देता है, तो कौन आ जाएगा, चार्ल्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं भी पता है तो सारे ऑप्शन से आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आप अपना। उससे पहले जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आपको पता है सीजी व्यापम की अभी कुछ पोस्ट और ऐड हुई हैं। ठीक है, तो वो पोस्ट आने वाली हैं, उसके लिए आप अपनी तैयारी भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से करें। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और वैकेंसी आने का ऐसा इंतजार ना करें कि एग्जाम डेट आए उससे पहले आप अपनी तैयारी को एक अच्छा गियर अप दें और आगे बढ़ते रहें। उसके लिए गेट एकेडमी की तरफ से भी आपके लिए कोर्स है 777 का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री कंटेंट को देखें और उसको देखते हुए डिसाइड करें और अपना कोर्स एनरोल करें। ठीक है, चलिए आरपीएससी के लिए भी आपको पता है 1000 प्लस पोस्ट है। ठीक है, जिसकी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है फॉर दी 777 पे। तो सेम वहां पे आप जाएंगे ऐप में तो आपको फ्री कंटेंट दिखाई देगा सारे सब्जेक्ट्स का लगभग। ठीक है, तो उसको आप देखें उस फ्री कंटेंट को और उसको देखते हुए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल, ट्राइएक्सियल टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, वेल शियर टेस्ट एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो अपने इसके टेस्ट की बात कर लेते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियरिंग रेजिस्टेंस या शियर स्ट्रेंथ, तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अपना डायरेक्ट शियर टेस्ट, पहला होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट। दूसरा क्या होता है अपना ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट में आपने कौन कौन से टेस्ट पढ़े होंगे, पहला पढ़ा होगा आपने यूयू टेस्ट। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। सीयू टेस्ट, तीसरा क्या पढ़ा होगा आपने, सीडी टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है अपना क्या होता है तीसरा, यूसीएस, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। किसके लिए होता है ये, फॉर कोहेसिव सॉइल, किसके लिए होता है, फॉर कोहेसिव
फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। ठीक है, अगला अगर बात करेंगे तो पहला लास्ट क्या होता है, वेन शियर टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो डायरेक्ट शियर होता है, ट्राइएक्सियल होता है, यूसीएस होता है, वेन शियर। तो ट्राइएक्सियल है, कंसोलिडेशन नहीं है, वेन शियर है, डायरेक्ट शियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, नॉट। ठीक है, तो चलिए ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें और सेशन को लाइक करें, और ऐसे ही साथ में मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द टुडे, सो स्टे ट्यून्ड, गुड लक।